वेलकम टू यमे क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे क्रेकर में। चलिए बात करते हैं इसी श्रृंखला में। जैसा कि आपको पता होगा पेपर 1, 2, 3 से संबंधित सिलेबस के बारे में, न्यू सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी श्रृंखला के अंतर्गत चौथे पेपर के बारे में। चौथे पेपर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें वर्णित है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 4 के आपका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देने का प्रयास करूँगा। चलिए मेरे भाई शुरू किया जाए वीडियो लेक्चर। इससे पहले आपको बता दूं पेपर 1 से संबंधित वीडियो और पेपर 2 से संबंधित, पेपर 3 से संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्ला HD पॉइंट पर पेपर 1 से संबंधित वीडियो अपलोडेड है और इसके बाद में और तमाम सारी वीडियो अपलोडेड हैं जो कि इसी चैनल पर, 2 वीडियो तो आपकी इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आने वाले समय में यमे से संबंधित वीडियोज़ आपके इसी चैनल पर, यमे क्रेकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। चलिए बात करते हैं आखिरकार पेपर 4 में क्या क्या चीज़ें वर्णित है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके लिए कौन कौन सी पुस्तक हमको पढ़नी होती है। इससे पहले बता दूं पेपर 3 का आपके नाम क्या है, काव्यशास्त्र एवं साहित्यालोचन। इसमें कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी होती है इसको हमने बता दिया है। पेपर 2 का आपके नाम है आधुनिक गद्य, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से समझा दिया है। पेपर 1 का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है विस्तार से। और जो लास्ट आपका होगा यानी कि 5वां पेपर जो होगा, 5 पेपर होते हैं, उसका नाम है भारतीय साहित्य। तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वह इसी की वीडियो होगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब 5वीं लेक्चर मैं अपलोड करूं, 5वां जो है पेपर अपलोड करूं। चलिए बात करते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य यमे पूर्वार्ध न्यूज़, मतलब कि नवीनतम पाठ्यक्रम 2022 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रदर्शित हो पा रहा होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा चैनल का नाम यमे क्रेकर। यहाँ पर लिखा पेपर 4, पेपर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, चतुर्थ प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक, मतलब कि पाठ्य विषय पाठक पुस्तक के साथ में बताता हुआ चलूँगा। वैसे पाठक पुस्तक इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। वैसे चलें यहाँ पर देखेंगे साहित्य इतिहास की अवधारणा। सबसे पहले हम साहित्य इतिहास की अवधारणा को समझेंगे कि आखिरकार साहित्य जो लिखा जाता है, साहित्य इतिहास का क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मूल स्रोत। आखिरकार हिंदी साहित्य का इतिहास जो कोई व्यक्ति लिख रहा था, चाहे वह मिश्र बंधु हो, चाहे वह जॉर्ज ग्रियर्सन हो, चाहे गारसा दत्तासी सबसे पहले इतिहास लेखक हों, या इसी प्रकार से चाहे रामचंद्र शुक्ला जी हों, चाहे डॉक्टर नगेंद्र हों, या चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, कोई भी इतिहास लेखक हो, अगर वह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ करता है तो उसका मूल स्रोत, मतलब आधारभूत स्रोत क्या होता था, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की जो समस्याएं थी, आखिरकार क्या समस्याएं आ गई, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में कवियों के आगे, फिर या जो लेखक होते थे उन लेखकों के आगे आखिरकार कौन कौन सी समस्याएं आई, किन किन समस्याओं का सामना करने के बाद में आज हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखते हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला का वैज्ञानिक तर्क पर आधारित सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो आखिरकार उनके सामने क्या क्या चीज़ें, समस्याएं कौन कौन सी आई होंगी, उन समस्याओं का कैसे उन्होंने निदान पाया, उन सभी को देखने का प्रयास मैं करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका काल विभाजन देख लेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वहीं उसके बाद में सीमा निर्धारण कैसे किया गया, मतलब सीमा समझते हैं ना कि किस युग, मतलब कि किस सन से लेकर के किस सन तक आदिकाल रहा, किस सन से किस सन तक आपका भक्ति काल रहा, किस सन से किस सन तक आपका रीति काल रहा, किस सन से किस सन तक आपका आधुनिक काल रहा। और इसी प्रकार से आधुनिक काल में आप बात करें तो द्विवेदी युग कब रहा, भारतेंदु युग कब रहा, पहले भारतेंदु युग कब रहा, द्विवेदी युग कब रहा, छायावाद कब रहा, आपका प्रगति कब रहा, प्रयोग कब रहा, स्वतंत्र युग कब रहा, भारतेंदु युग कब रहा, और इसी प्रकार से प्रसाद युग कब रहा, प्रसादोत्तर युग कब रहा, शुक्ल युग कब रहा, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। प्रेमचंद युग कब रहा, प्रेमचंदोत्तर युग किसे कहा जाता है, स्वतंत्रोत्तर, नई कविता सठोत्तरी, क्या चीज़ें होती हैं यह सब, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सीमा निर्धारण चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका नामकरण, मतलब नामकरण कैसे उनका क्या, जैसे कि वीर गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया, आदि काल उसको क्यों कहा गया, चारण काल लोगों ने कहा था उसको क्यों कहा, आखिरकार उसको वीरतापूर्वक रचनाएं रचने के लिए उसको वीर गाथा काल क्यों कहा गया, तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने समझ मिली।
नेक्स्ट आप आदिकाल में प्रवेश करेंगे। आदिकाल के विविध नामकरण लोगों ने किया, उसके बारे में समझेंगे। उसके साथ ही साथ हम मुख्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जो कि जो है आदिकाल की रही, तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताओं के बारे में हमको देखना है। प्रतिनिधि रचनाकार मतलब कि जो प्रकार से इसके मुख्य रचनाकार हैं, जिनके नाम पर ही मतलब जिनकी रचनाओं को देखते हुए ही इसको वीरगाथा काल को, या फिर जो मुख्य रचनाएं हैं और मुख्य जो रचनाकार हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना होगा। मतलब जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं एवं उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। रचनाओं को पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ ये रचना किसकी है इसको तो जानना परम आवश्यक है, ठीक। लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे आदिकाल के अन्य नाम बहुत सारे हैं, वीरगाथा काल, चारण काल, रासो काल, सिद्ध सामंत काल किसी ने कहा, किसी ने उदय काल कहा, तो किसी ने जागरण काल की संज्ञा दी, किसी ने आरंभिक काल कहा, तो किसी ने संधि काल कहा। मेरे भाई प्रसिद्ध सिद्ध कितने हैं, आपसे कभी कभी पूछा, सिद्ध काव्य इसको कहा जाता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे सिद्ध जो है 84 सिद्ध साहित्य की वार्ता एक आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल बांटा, जबकि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला ने आदि काल और भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल बांटा। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास बड़ा रोचक चीज़ें हैं, हम इसमें समझेंगे एक एक मुद्दे को, ठीक है। आगे समझते हैं रचनाकार उनकी रचनाएं। उसके बाद में हम भक्ति काल में प्रवेश करेंगे। भक्ति काल जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, आचार्य शुक्ला जी के अनुसार भक्ति काल की समान विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। समान विशेषताओं को जानने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, भक्ति काल की काव्य धाराओं को पढ़ेंगे। जैसे कि भक्ति काल में बहुत सारी काव्य धाराएँ, मतलब बहुत सारी क्या, दो काव्य धाराएँ चलती हैं, एक तो निर्गुण काव्य धारा, दूसरी क्या, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो अंग आप देखेंगे, एक तो हो गई प्रेमाश्रयी, दूसरी होगी ज्ञानाश्रयी। राम और एक प्रकार से आप सगुण भक्ति शाखा में एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखेंगे निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी और दूसरी कौन, प्रेमाश्रयी धारा। सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा पढ़ेंगे, और उनकी समान विशेषताएं, समान प्रवृत्तियां जो कि रही हैं। प्रेमाश्रयी की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, ज्ञानाश्रयी की क्या है, कृष्ण भक्ति धारा की क्या है, राम भक्ति धारा की क्या है, तो इन सभी को हमको देखना है। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन रहे हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं जिनका विशेष योगदान है, जिसका वैशिष्ट आज हमारे जो है साहित्य में चलता आ रहा है, तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में हम रीति काल में प्रवेश करेंगे। रीति काल जिसको उत्तर मध्य काल के नाम से हम जानते हैं, और रीति काल को कहीं ना कहीं पे रीति काल कहा है सभी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने रीति काल ही उसको कहा है। किसी ने जो है उसको अलग काल भी कहा, श्रृंगार काल कहा है, ठीक। तो समझते हैं हम आगे रीति काल का नामकरण हम समझेंगे। रीति काल के नामकरण के बाद में हम क्या समझेंगे, रीति काल का जब आपका नामकरण हो जाएगा उसके बाद में हम क्या समझेंगे भाई, उसके बाद में हम क्या समझेंगे, रीति काल के नामकरण के बाद में हम क्या समझेंगे, रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। केशवदास, भूषण, चिंतामणि, देव, बिहारी लाल, इन सभी के बारे में आप देखेंगे, ठीक। आप ज्ञानाश्रयी के कौन कौन से कवि आपको देखने हैं, ज्ञानाश्रयी में जैसे कि कबीरदास, रैदास, मलुकदास, नानक देव, दादू दयाल, ये सब ज्ञानाश्रयी के हैं। प्रेमा मार्गी के मतलब प्रेमाश्रयी के कौन है, पद्मावत, मतलब कि जो रचनाएं पद्मावत, चित्रावती, मृगावती। अब प्रेमाश्रयी में बहुत सारे आपके कवि होते हैं। प्रेमाश्रयी में आपके तमाम सारे कवि, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपकी बात की जाए, वैसे प्रेमाश्रयी में तमाम सारे शेख तकी और तमाम सारे लोग हैं जो कि प्रेमाश्रयी से संबंध रखते हैं, ठीक। चलिए हम चर्चा करेंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। राम भक्ति शाखा में आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास, भूपति, ये सब रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवि सूरदास जी आपको पता ही होगा, ठीक। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का वैशिष्ट्य देख लीजिएगा। वहीं पर जो है रीति काल का नामकरण हम देखेंगे। रीति काल की विभिन्न धाराएं जो चली हैं, जैसे कि रीतिबद्ध धारा है, रीति सिद्ध धारा है और रीति मुक्त काव्य धारा है। तीन तरीके से होती थी। रीतिबद्ध मतलब होता है रीतियों में बद्ध करके रचनाएं लिखी जाती थी। तीसरी रीति सिद्ध मतलब कि रीति को जानते थे लेकिन रीतियों को लिखते नहीं थे। और रीति मुक्त मतलब रीति से बिल्कुल हट करके रचनाएं लिखा करते थे। और रीति काल की प्रवृत्तियाँ हम देखेंगे। रीति काल के प्रतिनिधि कवि जो कुछ हैं उनके बारे में देखेंगे, कुछ प्रतिनिधि कवि हैं या फिर रचनाकार जो रहे उनके बारे में देखेंगे, और उनकी रचनाएं जो हैं उनकी रचनाओं के बारे में हमको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है आधुनिक काल।
आधुनिक काल में जैसे कि बात की जाए भारतेंदु युग के बारे में हम पढ़ेंगे, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे, छायावाद के बारे में पढ़ना है, प्रगतिवाद के बारे में पढ़ना है हमको, प्रयोगवाद के बारे में पढ़ना है, नई कविता तथा समकालीन कविता के बारे में हमको पढ़ना है। इन सभी की प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना है। भारतेंदु युग की विशेषताएँ, प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग की, छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की, षठोत्तरी कविता की, समकालीन कविता की, सभी की हमको क्या करना है, प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं को देखना है। ठीक, वहीं आधुनिक काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय हम देखेंगे। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसे कि हिंदी गद्य में, चूँकि आधुनिक काल में ही हिंदी गद्य का विकास होता है, तो हिंदी गद्य के विकास के बारे में भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी गद्य के विकास में जैसे हिंदी गद्य में सबसे पहले निबंध का विकास, निबंध के बाद में कहानी, उपन्यास के बाद नाटक, इन सभी को देखेंगे हम, जो कि पुरानी गद्य विधाएँ हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ जो नवीन गद्य विधाएँ, गद्य की यानी विधाएँ में, जैसे कि नवीन गद्य विधाओं में आपकी संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, आपका रिपोर्टाज हो गया, ठीक, यात्रा वृत्त हो गया, और डायरी यानी दैनंदिनी, नेक्स्ट है आपका फीचर, साक्षात्कार, तमाम सारी रचनाएं हैं, मतलब कि तमाम सारे जो विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, जो गद्य विधाएं, नवीन गद्य विधाएं और प्राचीन गद्य विधाएं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप सभी को कुछ ना कुछ बताने का ही प्रयास जो है यम्मे क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, गद्य साहित्य की विधाओं के प्रमुख रचनाकार तथा उनकी प्रमुख रचनाएँ जो है हमको देखना है, जो कि गद्य साहित्य में तमाम सारी जो मतलब कि एक प्रकार से जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं और प्रमुख जो रचनाएँ रही, उन रचनाओं के बारे में देखेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे होता है, इसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी आलोचना क्या होती है, आलोचना का विकास हिंदी में कैसे हुआ और विकास के साथ साथ इसका उदय कैसे हुआ, तो समस्त मुद्दों को हमको चर्चा करनी है। तो सिलेबस ये था आपका, जो कि हमने आपको बता दिया। तो इतने सिलेबस आपका था, जो कि पेपर आपका 4 से संबंध रखता था, जो कि हमने आपको विस्तार से समझा दिया। सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया, तमाम सारे मुद्दे को आपने समझा मेरे भाई, तमाम सारे मुद्दे को आपने ज़रूर समझा होगा। ठीक, तो फिर बताने का प्रयास करें। आपसे कभी कभी पूछा था आधुनिक कविता को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आधुनिक कविता को मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, तीसरा और चौथा आपका प्रगतिवादी युग, और 5वां आपका प्रगतिवादी या फिर नई कविता। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बताई, आपने समझा उसको, इसी प्रकार सभी को अपने मन में उतारा। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक दिन जो है इससे संबंधित एक मुद्दा, मतलब कि एक अच्छी जो है वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम पेपर 4 से संबंधित समस्त मुद्दों के बारे में आपको लिखित फॉर्म में तमाम सारी चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। तो उसको आप सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 के साथ, मतलब कि 5म प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग आराम से रहिए, आसानी से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। आपने देखा होगा इससे पहले हमने सिलेबस चर्चा कर लिया था, जो है तृतीय प्रश्न पत्र का, जिसमें हमने ये देखा था, और द्वितीय प्रश्न पत्र में हमने ये देखा था और ये देखा था। ठीक, और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपने जो है हमने बता ही दिया, उसको अलग है, वहाँ पर उसकी आपको थंबनेल मतलब जो कॉपी है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दिखाने का प्रयास कर दूँगा। तो और नहीं देखने का, अगर आपको मतलब कि तमाम सारी वीडियो अपलोडेड हैं, जैसे कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप चले जाइए और वहाँ पर पेपर 1 से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।